नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यानी कि मिडिवल हिस्ट्री का तुगलक वंश और लोधी वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आज आपको इस टॉप सीरीज का चौथे वीडियो में देखने को मिलेंगे। पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पर लगातार करवाए जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी तो निश्चित रूप से आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर की तैयारी किए बगैर आप किसी भी परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही कम समय में हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे। तो अच्छी तैयारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरे भरोसे के साथ देखिएगा। रील की तरह खिसकाने की कोशिश मत करिएगा, वरना बहुत कुछ आपके हाथों से खिसक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, तुगलक वंश और लोधी वंश। तो अभी हम सबसे पहले तुगलक वंश के टॉपिक को प्रश्न करने वाले हैं और पहला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या उबे खां? यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है और पहले का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को वो सुल्तान बना था। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक है या गाजी तुगलक भी है। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा। उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। अगला जो प्रश्न है वो है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक? एमपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन को, इल्तुतमिश को, गयासुद्दीन तुगलक को या रजिया बेगम को? यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है तीसरा कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ये आप सभी को पता चल गया। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगातार लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। अगला प्रश्न है आपका कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, तुगलक वंश। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक है, लगभग 92 वर्ष तक इस वंश ने शासक किया था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, वो कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है, दिल्ली वंश सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, वो कौन था? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये 1325 से 1351 तक रहा और सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। अगला प्रश्न है आपका कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? झारखंड पीसीएस प्री 2003 और यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है कि अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कृषि के उन्नत के लिए दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर
अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? और इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, मोहम्मद बिन तुगलक। और विभाग का क्या नाम था? दीवान ए अमीर ए कोही। अगला प्रश्न है आपका कि दीवाने कोही किससे संबंधित है? एमपीपीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है। मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर या अलाउद्दीन? और आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो है ए, मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या लाहौर? यूपीपीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर गया था और सही उत्तर है आपका ए, दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था सुल्तान फिरोज तुगलक ने, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने या सुल्तान मुबारक ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने? यूपीपीसीएस प्री 2004 का प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। यूपीपीसीएस में 2004, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? और 11वें का सही उत्तर है आपका डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशेषता रही। बर्नी के कथानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणित करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में कैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहां यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। अब यहाँ पर अगर आपने ये थ्योरी सुनी है तो इससे आप एक चीज और क्लियर हो गई होगी कि सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाई गई। बगैर थ्योरी के जब आप केवल प्रश्न करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको एक प्रश्न शायद याद हो जाए या आप भूल जाएं, लेकिन अब आपने ये पूरी स्टोरी सुन ली है तो आप ये प्रश्न नहीं भूलेंगे। वन लाइनर में यही दिक्कत होती है कि आप स्टोरी आपको नहीं पता होती, केवल प्रश्न आपको पता होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोदी? यूपीपीसीएस में 2017 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? और 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? बीपीएससी प्री 2004 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, मोहम्मद तुगलक। बर्नी का पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी था और उसने एक किताब लिखी है तारीख ए फिरोज शाही और उसमें इसका वर्णन किया है। अब आ गया प्रश्न आपका कथन और कारण वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आईएएस प्री 2006 का प्रश्न है, कथन है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण आर था, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और जो इसका सही ऑप्शन है आपका ए सही है, परंतु आर गलत। अब ऐसा क्यों है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का आया हुआ एक यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिमी एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। अगला प्रश्न है आपका 15वां
कथन ए है आपका कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई। कारण आर है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसका। और 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी जो बर्नी द्वारा बताई गई हैं वो है दोआब में कर की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना जिसको दौलताबाद कहा गया, सांकेतिक मुद्रा जारी करना और खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का डालने पर राज्य का नियंत्रण न होना और जो प्रतीक मुद्रा थी उसका मूल्य चांदी के बराबर रख दिया गया था, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए और लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। जैसे अभी क्या है, भारत का 5 का रुपए का सिक्का था जो पहले जस्ता और स्टील का आता था बन के, उसको क्या करते थे, बांग्लादेश वो चला जाता था और उसमें 5 रुपए में 6 से 7 ब्लेड बना लेते थे और ब्लेड 1 रुपए का बिकता था तो 2 रुपए पर सिक्के से वो कमा लेते थे। तो उसका बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा था, इसलिए भारत सरकार ने बाद में क्या किया, वो उस धातु के बने हुए 5 के सिक्कों को ही बंद कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, महमूद गजनी। यूपी पीसीएस प्री 1994, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 तक था जो उसमें भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? और सही उत्तर है आपका बी, मोरक्को। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया? यूपी पीसीएस प्री 1991, यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया? और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बरनी। यूपी पीसीएस प्री 2000, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, इब्न बतूता। और जो इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी वो थी किताब उल रहला। अगला प्रश्न है आपका कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहां पर दफन है? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और 20 का जो सही उत्तर है आपका डी है, वो नालंदा में दफन है। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था लेकिन मुख्यतः होली त्योहार में भाग लेता था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक से। अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह। एमपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो अंतिम समय था उसमें क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूंयों ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये किसने लिखा है? बदायूंयों ने लिखा है। अगला प्रश्न है आपका कि इतिहासकार बदायूंयों ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? आईएस प्री 1999 और यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक या शेर शाह सूरी? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 24 का। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर
तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है आपका कि बेरोजगारों के सहितार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 और यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था। इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या बहलोल लोदी? आरएस आरटीएस प्री 1999 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों की को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज तुगलक? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आईएस प्री 2002 का प्रश्न है, सिर्फ एक कथन सही है, बाकी सब गलत है, इसलिए सिर्फ एक जो सही है उसी को पढ़ना यहाँ पर सही होता है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। ठीक है, ये कथन सही है आपका और यही आपको याद रखना है। तो कुछ जानकारियां हैं मोहम्मद तुगलक के चचेरे भाई फिरोज तुगलक से जुड़ी हुई, उसके बारे में देख लेते हैं कि मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। ठीक है, तो बलबन ने एक सैन्य विभाग बनाया था दीवाने अर्ज। जो दूसरा पॉइंट है उसकी सत्यता के लिए, घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। ठीक है, जो चौथा तीसरा पॉइंट है आपका, उसकी सत्यता क्या है कि मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक 1351 से 1388 गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत ही शौकीन था। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। यूपी पीसीएस प्री 2000, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग, और सही उत्तर है आपका डी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? आईएस प्री 1998 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 30 का सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, या बलबन, या सिकंदर लोदी? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला है प्रश्न आपका कि हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 और यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो सही उत्तर है आपका 32 का वो डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी सही, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए
उपाय किए। बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए। सही उत्तर है आपका बी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागबानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। अगला प्रश्न है आपका कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी। यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आया था। टोपरा अब अंबाला जिले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था? यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका 36 का वो ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? आईएएस प्री 1994 और यूपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? और 38 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की। उसमें कुशल हकीम रखे थे। अगला प्रश्न है आपका कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? यूपी पीसीएस प्री 2013 और बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, एक खैराती अस्पताल, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक, गियास उद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिर उद्दीन महमूद या नुसरत शाह। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और 40 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, नासिर उद्दीन महमूद। और ये 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब के सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी के, बहलोल लोदी के या फिरोज तुगलक के या मोहम्मद बिन तुगलक के? यूपी पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? और 41 का जो सही उत्तर है आपका वो सही उत्तर इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन गलत है क्योंकि जो तैमूर ने आक्रमण किया था वो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में किया था और नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1394 से 1412 ईस्वी काल था। ठीक है, और तैमूर का जो भारत पर आक्रमण करने का एक प्रमुख कारण था, एक तो काफिरों का युद्ध था कि वो गैर मुस्लिमों पर आक्रमण करना चाहता था और उनका विनाश करना चाहता था, और दूसरा धन लूटना चाहता था। और जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद गया, मेरठ गया, हरिद्वार गया, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौट। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है आपका कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210, 1398, 1492 या 1526? एमपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, 1398। अगला प्रश्न है आपका कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है और 43 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण 1398 ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खां,
फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। यूपी पीसीएस मेंस 2003 का प्रश्न है और 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए ये जो सभी ऑप्शन हैं आपके कालक्रमानुसार सुमेलित हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी, मुबारक खान 1316 से 1320 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी और आलम शाह 1451 से 1445 से 1451 ईस्वी तक। अब जो हम वंश पढ़ेंगे वो है लोदी वंश। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद थे या लोदी थे? यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और एक का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, लोदी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आईएएस प्री 2006 का प्रश्न है और मुझे लगता है इसका सीधा उत्तर आपको बताया जाना चाहिए, क्योंकि समय जाया करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही उत्तर है आपका सी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और अंत में आता है इब्राहिम लोदी। बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। अब इतिहास में एक मैप पर आधारित प्रश्न है कि दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से निश्चित चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? अब आपको ए दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये स्थान किस नगर को निरूपित करता है ये आपसे पूछा गया है। आईएएस प्री 1999 का प्रश्न है। बहलोल लोदी जौनपुर, इब्राहिम लोदी जौनपुर, सिकंदर लोदी अलीगढ़, इब्राहिम लोदी अलीगढ़। और इसका जो सही उत्तर है आपका तीसरे का वो ए हो जाएगा, बहलोल लोदी जौनपुर। और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या सिवाना का युद्ध या खानुआ का युद्ध? आरएएस आरटीएस प्री 2012 का प्रश्न है और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। 1518 में खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? बीपीएससी प्री 2000 और यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है आपका कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने के श्रेय जाता है? यूपी पीसीएस मेंस 2008 और यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? यूपी पीसीएस प्री 2011, यूपी पीसीएस प्री 2004, यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010, यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है और 9 का जो सही उत्तर है आपका वो आप सभी को विदित होगा, सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता था? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया था जिसे गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। खिलजी, लोधी, सैयद या गुलाम? यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 4 1 3 2।
गुलाम, और फिर आता है खिलजी, और फिर आता है आपका सैयद वंश, और सबसे लास्ट में आता है आपका लोदी। तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290, खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320, और सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451, और लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोदी। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 का प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए डी ऑप्शन, इब्राहिम लोदी। 1206 से 90 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए थे। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया, फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया, और उसके बाद बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था और इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था, और लिए लोदी वंश का अंतिम शासक भी था। बाबर से पराजित हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में। तो ये आपका बेहतरीन टॉपिक कंप्लीट होता है, तुगलक वंश और लोदी वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, आपने सभी प्रश्न देखे, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए उनको जानना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, यूपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसे लगे। और आपके पास एक मौका है एंशिएंट हिस्ट्री को सिर्फ 10 घंटे में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीसीएस हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।